हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने क्लास 10 की लेक्चर सीरीज को प्रारंभ किया था। हमारा चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षार एवं लवण। आज इसी चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल है क्या, हमको क्यों पढ़ना है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इस सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो अब तक पीएच स्केल को पढ़ चुके होंगे, या कुछ विद्यार्थी जिन्होंने आज केवल मेरे साथ में ही पीएच स्केल को प्रारंभ करेंगे। तो आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पीएच स्केल में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठे और साथ के साथ लेक्चर को अटेंड करें और अपने नोट्स को तैयार करें, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं वो सबसे बेहतरीन साधन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। पीएच स्केल या पीएच पैमाना। तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर आता है कि सर पीएच स्केल क्या है, वाई बी कॉल्ड पीएच स्केल। इसका जो नाम है वो पीएच स्केल क्यों पड़ा, पीएच पैमाना क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अगर मैं सीधी सी बात करूं तो हाइड्रोजन की जो पावर है वही क्या है, जो हाइड्रोजन की पावर को जो मेजर करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। कहीं कहीं पर आपको ये जो फुल फॉर्म देखने को दिख रही है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं कहीं इसको लोग ऐसे भी बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या पकड़ना है अपने को कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो सर ये पीएच पैमाना है क्या। देखिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास में दो एसिड देता हूं मैं, दो एसिड है, दो सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए एक बीकर मैंने आपको ये दिया और दूसरा बीकर आपको ये दिया। इन दोनों बीकरों में अलग अलग एसिड है, अलग अलग एसिड है, ठीक है, अलग अलग एसिड है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक क्या है, थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, ठीक है। यानी दो एसिड है अलग अलग, ए और बी। इनमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आता पावरफुल, शक्तिशाली, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कैसे बताओगे कि इनमें जो आपको एसिड दे रखा है कौन शक्तिशाली है। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों से मैंने सवाल किया था क्या टेस्ट करके देखेंगे, तो मैंने जवाब दिया था कि हर एक चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक पैमाना दिया गया, जिस पैमाने को हम किस नाम से जानते हैं, पीएच स्केल से। सर ये पैमाने का काम क्या है, ये पैमाना क्या करेगा, इनकी शक्ति को नापेगा। कौन सा अम्ल शक्तिशाली है, कौन सा अम्ल ताकतवर है, इस चीज को मेजर करने वाला जो पैमाना होगा उसी को बोलेंगे पीएच पैमाना। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक बात करूं, ठीक है, मान लो कि मेरे को मेरी हाइट नापनी है, तो मेरे को मेरी हाइट नापने के लिए कोई ना कोई पैमाना चाहिए। तो आपको पता है मीटर पैमाने के द्वारा मैं अपनी हाइट को मेजर कर सकता हूं। इसी प्रकार मान लीजिए मेरे को अपने के इस पेन का इसके हाइट नापनी है, तो मैं मीटर पैमाने की सहायता से इसकी हाइट नाप सकता हूं। ऐसे अगर मैं बात करूं कि इनकी शक्ति नापनी है, कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, इस चीज को नापने वाला जो पैमाना है उसी पैमाने का नाम है पीएच पैमाना। तो सर एग्जाम में हम ये लिखेंगे नहीं, अभी मैं बताता हूं क्या लिखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो देखिए पीएच पैमाना क्या है, किसी विलयन के अंदर, किसी विलयन के अंदर, किसी विलयन के अंदर उपस्थित उपस्थित एच आयनों की, एच आयनों की सांद्रता मापने वाले, सांद्रता मापने वाले, मापने वाले पैमाने को, पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना, पैमाना कहते हैं। किसी विलयन के अंदर उपस्थित एच आयन की जो सांद्रता मापता है उसी को क्या बोलते हैं हम, पीएच पैमाना बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, पीएच पैमाना बोलते हैं। सर ये तो बात समझ में आ गई कि एच आयन की जो सांद्रता मापेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीएच पैमाना। अब इसके बारे में और जानिए, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी। पीएच पैमाने पर, पीएच पैमाने पर, पैमाने पर जीरो से लेकर, जीरो से लेकर 14 तक अंक होते हैं, अंक होते हैं, होते हैं,
ठीक है। जो आपका पीएच पैमाना है उस पर नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 से प्रारंभ होंगे और कहां तक जाएंगे, 40 तक जाएंगे, 14 तक जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी जो खोज है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीएच पैमाने की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो पीएच पैमाने की खोज, पीएच पैमाने की खोज, पैमाने की खोज, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने 1909 में की थी, 1909 में की थी। ठीक है जी, इसमें की थी 1909 में। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में हमें आ गई। ठीक है जी। अच्छा, पीएच पैमाना दिखता कैसा है जरा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, पीएच पैमाना, चलिए देखिए, पीएच पैमाना सिंपल बनाते हैं। चलिए भाई देखिए, बीच में होता है 7। ठीक है, बहुत काम का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है जो पीएच पैमाना होता है उस पर कितने नंबर होते हैं, तो आप बताओगे 0 से लेकर के, 0 रह गया आपका, 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। कितने होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक, बोलते रहिए क्लास के अंदर। ठीक है, तो 0 से लेकर 14 तक। सर इसमें मुख्य मुख्य बात बताइए जो काम काम की है। ठीक है बेटा, सुनिए, ये जो नीचे आपने नंबर देख रहे हो ये आपके पीएच वैल्यू है, पीएच मान। सर पीएच मान मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो पावर है उसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक। ये नंबर को विशेषकर याद रखना, इसको 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 इसको। सर ये क्या है, 7 नंबर, क्या दे रखा है 7। ठीक है, 7 क्यों याद रखना है, जो 7 होता है अगर पीएच मान 7 आए तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा जी, उदासीन। ठीक है जी, कैसा होगा विलयन, उदासीन होगा। अच्छा, उदासीन आपका क्या होता है, जल का जो पीएच मान होता है, याद रखेंगे, जल का पीएच मान, जल का पीएच मान, पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है जी, 7 होता है। ठीक है, लिखाऊंगा सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू, डोंट वेरी। अच्छा, अगर पीएच मान 7 मिला, अगर पीएच मान 7 मिला, पीएच मान 7 मिला, तो इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब है कि वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर। अगर पीएच मान आपका, अगर पीएच मान, अगर आपका पीएच मान 7 से कम रहा, 7 से कम, 7 से कम, क्या कह रहा हूं, 7 से कम, तो उसे बोलेंगे जी अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल। अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है, अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम, तो क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा। अगर विलयन का पीएच मान सर 7 से ज्यादा हो, लो भाई साहब, अगर विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, पीएच मान, पीएच मान 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो आपका क्या होगा, क्षार होगा जी, क्षार। ठीक है जी, क्या बोलेंगे उसको, क्षार बोलेंगे। पॉइंट को पकड़िए, अगर विलेन का पीएच मान कितना 7, तो क्या, उदासीन। अगर पीएच मान 7 से कम तो अम्ल, पीएच मान 7 से ज्यादा तो क्या बोलेंगे उसको, क्षार बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, क्षार। और समझिए, अच्छा यहाँ पे मैं 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, आपको जिस तरीके से पीएच पैमाना दिखेगा मैं उस तरीके से ड्रॉ कराऊं। 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -30 और 10 की पावर -40। सर ये ऊपर आपने क्या नंबर लिखे, ये नंबर कुछ नहीं है, ये कोई भी जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एच आयन कितना घुला हुआ है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ऊपर आप देख रहे हो एच आयन की सांद्रता, ये क्या लिखा हुआ है इधर मैंने, एच आयन की सांद्रता, एच प्लस आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता, एच प्लस आयन की सांद्रता। ठीक, क्या लिखा हुआ है, H प्लस आयन की सांद्रता। सर ये सांद्रता किसमें होती है, मेजर भी तो क्या आएगा, मोल प्रति लीटर में होती है। किसमें होती है, मोल प्रति लीटर में इसको नापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएच पैमाना, ये क्या आपका पीएच पैमाना। अगर आप इसको एग्जाम में बना के आओगे तो बहुत सुंदर बात है, पैमाना। ठीक है जी। अच्छा जी, सर पीएच पैमाना समझ लिया, पीएच पैमाने को दिया किसने था ये समझ लिया, पीएच पैमाने को बनाया कब गया था ये भी समझ लिया। सर इससे पीएच मान निकालेंगे कैसे वो भी देखिए। देखिए ये आपके सामने पीएच पैमाने को मैंने बना दिया, यहाँ पे नंबर ऊपर नीचे लिख रखे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नंबर 7 है तो वो क्या, उदासीन, अगर 7 से कम आए तो अम्ल,
7 से ज्यादा है पीएच मान तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका, क्षार हो जाएगा। अब बात आती है पीएच पैमाने को निकाला कैसे आता है, पीएच मान निकाला कैसे आता है। ठीक है जी, क्या समझेंगे, पीएच मान निकाला कैसे आ सकता है। तो आप सामने फॉर्मूला देख पा रहे हो। चलिए भाई, तो पहले मैं कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं, बस आप 1 मिनट दीजिए, यहां ऐड कर देता हूं। ठीक है, लिख देता हूं आपके लिए। यदि यदि पीएच मान बराबर 7 तो उदासीन, क्या होगा जी, उदासीन। ठीक है, यदि यदि पीएच मान ग्रेटर देन 7, ठीक है, 7 से बड़ा है, पीएच मान 7 से बड़ा है तो विलयन क्षारीय, विलयन क्षारीय होगा, क्षारीय। यदि पीएच मान लेस देन 7 तो विलयन विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है जी, चलो यहां तक तो बात हमें समझ में आई। अच्छा, एक बात और समझिए, देखिए। अच्छा, अम्लों के बारे में बताता हूं, अम्लों के और क्षारों के बारे में अलग अलग, अम्लों के बारे में कुछ बातें, इधर क्षारों की चर्चा करेंगे, क्षारों की चर्चा। देखिए भाई साहब, पीएच का मान, पीएच का मान जितना कम होगा, जितना कम होगा, कम होगा अम्ल, अम्ल उतना ही, उतना ही शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा। ठीक है जी, क्या होगा, अगर पीएच का मान जितना कम होगा, पीएच का मान जितना कम होगा वह अम्ल क्या होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। ठीक है, देखिए समझिए, कैसे समझोगे, ये आपको दो जगह अम्ल दिया जा रहा है, इसमें एक एसिड है और इसमें एक एसिड है। इसका जो पीएच है, पीएच बराबर 2 है, और इसका जो पीएच है, इसका जो पीएच है वो है 5। मैं आपसे पूछूं कि दोनों अम्लों में, ये ए है और ये बी, दोनों में कौन शक्तिशाली है, तो डेफिनेटली हमारा कौन सा होगा, बी शक्तिशाली होगा, क्योंकि बी का पीएच मान क्या है, कम है। ठीक है, यहां बी वाला पात्र वाले बी वाले पात्र में रखा अम्ल, रखा अम्ल शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। बी वाले पात्र में रखा अम्ल क्या है, शक्तिशाली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो शिष्ट का उल्टा है, पीएच मान जितना ज्यादा होगा, पीएच मान जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा क्षार उतना ही, उतना ही खतरनाक होगा, खतरनाक या शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा। ठीक है जी, क्षार क्या है, उतना ही शक्तिशाली होगा। एग्जाम्पल सेम इसे ऐसे बना सकते हैं, देखिए दो पात्र हैं और दोनों में क्या है, क्षार रखा हुआ है। इसका जो पीएच है, इसका पीएच 11, इसका पीएच 13 है। आपसे पूछा है कि कौन शक्तिशाली क्षार है, तो डेफिनेटली ये वाला, बी बोल दो इसको, ए बी पात्र वाला, पात्र वाला क्षार अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली, शक्तिशाली है। ठीक है जी, बी वाला पात्र क्या होगा, अधिक अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब जरा पीएच मान को ज्ञात कैसे किया जाता है ये और समझते हैं हम। ठीक है जी, ये तो हमने समझ लिया। अच्छा, पीएच पैमाने का फॉर्मूला है आपका, पीएच बराबर माइनस के लॉग बेस में 10 H प्लस आयन। याद कीजिए फॉर्मूला क्या है, पीएच बराबर माइनस के लॉग 10 H प्लस, ये फॉर्मूला है। सर ये H क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, डोंट वेरी। ठीक है, अभी कराएंगे। अच्छा जी, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समझिए। तो पीएच बराबर, पीएच बराबर माइनस लॉग इसमें 10 H प्लस, ये आपके पीएच का फॉर्मूला जो आपको मेमोराइज रखना है, याद रखना है। H क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, राइट। देखिए अभी इसी पे आधारित हम क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन अभी कुछ पल के लिए रुकिए और थोड़ा सा समझिए। जैसे जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, गुणनफल 25 डिग्री सेल्सियस पर। मैं आपको बोलूंगा कौन सी बात याद रखनी है और कौन सी बात छोड़नी है, टेंशन ना लीजिए। जल का आयनिक गुणनफल कितने टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, ये होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, इस लाइन को छोड़िए, मेन बात पे आइए। आता है H प्लस आयन की जो सांद्रता है और OH प्लस रेड आयन, OH रेड आयन की जो सांद्रता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो 10 की पावर माइनस के 14 होता है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। ठीक है जी, क्या याद रखना है, H प्लस आयन और OH रेड आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 14 के बराबर होता है, राइट। अच्छा, उदासीन, 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 ठीक है, कैसा हो, उदासीन या जल के लिए, जल के लिए, उदासीन या जल के लिए H प्लस तथा OH रेड आयन का मान, OH रेड आयन का मान समान होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब सर, अरे मतलब अभी समझोगे। आता H प्लस आयन की जो वैल्यू है वो OH रेड आयन की जो वैल्यू है, इन दोनों का मान 10 की पावर माइनस 7 के बराबर होगा। ठीक है जी, अब मैं क्या क्या बात बोल रहा हूं उस बात पे ध्यान देना, उस बात पे ध्यान देना। ठीक है, एक तो फॉर्मूला याद कीजिए, क्या करोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, पीएच बराबर माइनस के लॉग बेस में 10 H प्लस। दूसरा H प्लस और OH रेड आयन, इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो 10 की पावर माइनस के 14 के बराबर होता है। ठीक है, यदि कोई उदासीन विलयन है या कोई जल है तो इन दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात 10 की पावर माइनस के 7 के बराबर होता है। ठीक है जी, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। चलिए भाई, क्या कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर है। ठीक है जी, देखिए H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दी है, H प्लस आयन की सांद्रता ये दे रखी है हमको 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर। क्या दे रखी है, मोल प्रति लीटर। आपसे कह रहा है विलयन का पीएच मान क्या थी, क्या निकल पाया, पीएच मान। ठीक है, तो पीएच बराबर फॉर्मूला क्या था सर, पीएच बराबर अभी पढ़ा था हमने, माइनस के लॉग बेस में 10 H प्लस, राइट। अब सर ये लॉग की प्रॉब्लम तो अपने को सॉल्व करना आता ही नहीं है, तो डोंट वेरी, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए समझिए, कुछ वैल्यू आपको बोला वो याद रखिए। लॉग 10 10 इसका जो मान होता है वो 1 होता है। लॉग ए आंसर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लॉग ए गुणा बी इस तरीके से लिखे हुए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग, लॉग ए प्लस में लॉग बी। अभी देखो आपको मैं सिंपल बोलता हूं, इसको जाने दो, बस इसको समझिए। ठीक है, लॉग 10 10 की लॉग 10 में बेस है और 10, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इतनी कोई पकड़िए। अच्छा, एक फॉर्मूला और जान लो बस, लॉग, लॉग, लॉग ए की पावर m, यानी ऊपर कोई पावर बैठे हो, पावर को आगे उठा के फेंक देना, m लॉग बेस में जो चल रहा है वो बेस लिख लो 10a। ठीक है जी, अच्छा अब इन्हीं का मैं प्रयोग करूंगा, इन्हीं का प्रयोग करूंगा, ध्यान से देखिए। तो pH बराबर, pH निकालना है तो pH बराबर माइनस के लॉग, लॉग बेस में कितना 10, H प्लस आयन का मान कितना दे रखा है सर, 10 की पावर माइनस के 9 दे रखा है, 10 की पावर माइनस के 9। तो पावर देखिए, खोपड़ी के ऊपर कुछ बैठा, खोपड़ी के ऊपर के को आगे फेंको तो ये आगे आएगा। तो pH बराबर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 लॉग, लॉग 10 10, और इसका मान कितना हो जाएगा, अभी बताया आपको कितना होता है 1। तो pH बराबर कितना हो जाएगा, pH बराबर आपका 9 गुणा 1, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, pH का मान आ गया जी 9। अब मुझे बताइए pH का मान 7 से ज्यादा है, क्या है, 7 से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विलयन की जो प्रकृति है, प्रकृति जो आपसे पूछा है, अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, तो ये क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है जी, क्योंकि विलयन का जो pH मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 9, जो कि 7 से ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी इसको रोकिए, दूसरा देखिए। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस के 6 मोल प्रति लीटर। इस विलयन का पीएच मान पूछा है, विलयन का पीएच मान, ध्यान देना किसकी सांद्रता दे रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो H प्लस कितना दिया आपको, H प्लस, H प्लस दे रखा है सर 10 की पावर माइनस के 6 मोल प्रति लीटर, राइट। अच्छा पीएच पूछा है, पीएच और फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस के लॉग बेस में 10 H प्लस, राइट। अच्छा जी, तो पीएच बराबर में माइनस लॉग 10 H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस के 6,
10 की पावर माइनस के 6, तो पावर को आगे कर देंगे, पावर को आगे कर देंगे, तो pH बराबर पावर आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 log 10, इसका मान कितना होगा 1, तो pH बराबर 6 इंटू 1, तो pH बराबर कितना आ गया, pH का मान आ गया 6। अगर pH का मान 6 है अर्थात pH का मान 7 से कम है तो वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। ठीक है, बता दोगे। विलयन विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति अम्लीय है, अम्लीय है। ये विलयन कैसा हो जाएगा, आपका अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है 10 की पावर माइनस के 8 है। ठीक है जी, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा अभी वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके अपने आप सॉल्व कीजिए। चलिए मैं साइड हो जाता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया होगा। नहीं किया होगा तो अब देखिए वापस से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी, 10 की पावर 8 माइनस के 8। H प्लस कितना दिया, 10 की पावर माइनस के 8 मोल प्रति लीटर। सही है। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है pH बराबर माइनस के लॉग बेस में 10 H प्लस, pH बराबर माइनस लॉग 10 की पावर माइनस के 8, H प्लस आयन की वैल्यू रख दी, पावर को आगे फेंकिए तो pH बराबर पावर आगे आ गया 8 माइनस माइनस प्लस, तो लॉग 10, इसका मान कितना होता है 1, तो pH बराबर आंसर कितना है 8। और ये कैसा है, pH मान पैमाना, pH का मान 7 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको रोकिए। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अभी छोड़ा था ना। चलो इसको छोड़ने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ठीक है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आ गया तो ऑब्जेक्टिव में, अगर इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो क्या आप इतना कैलकुलेशन करते फिरोगे, कतई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, रत्ती भर भी नहीं करना। तो क्या करेंगे फिर, देखिए सीधा आंसर, एक विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता 10 की पावर माइनस के 9 दे रखा है, 10 की पावर माइनस 9, ध्यान देना 10 की पावर माइनस, जहां पर जो चिन्ह है उसको बदल दो, तो माइनस है तो प्लस, तो देखो पीएच मान कितना आया 9। अगले में देखिए यहां पर कितना था 6, पीएच मान 6, इसका देखिए कितना आया -8 है, तो यहाँ कितना आया 8, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधा मारिए आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या करना है आपको, सीधा आंसर टिक करोगे। अब जरा जो छोड़ा था उस क्वेश्चन को देखिए, देखिए एक विलयन का पीएच मान 4 है, सर इस बार तो उल्टा दिया है। हाँ जी, पीएच मान कितना दिया, पीएच बराबर 4। आपसे कह रहा है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापिए, H प्लस आयन की सांद्रता, क्या बोला है, H प्लस आयन की सांद्रता। चलिए तो H प्लस निकालना, H प्लस फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस के लॉग H प्लस, राइट। अच्छा जी, पीएच का मान कितना है 4 माइनस के लॉग 10 H प्लस, राइट। अच्छा ध्यान से माइनस को इधर भेज दो, माइनस के 4 बराबर लॉग 10 H प्लस। मेरे को आंसर किसका निकालना है, मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को आंसर क्या चाहिए, ये H प्लस आयन निकालना है, H प्लस आयन। तो इसको लॉग को इधर लाएंगे, लॉग को इधर, तो क्या होगा, ये 10 की पावर में बन जाएगा, तो 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, जब ये जो बेस है वो इधर आया था, लॉग का थोड़ा तो आइडिया होगा, तो ये बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 बराबर H प्लस। ठीक है, तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस के 4 मोल प्रति लीटर। तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी भाई, 10 की पावर माइनस के 4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है जी, 1 मिनट। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपके एग्जाम में जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपके इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रण, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या कह रहा है, थोड़ी सी चूक, सवाल गलत। क्या कह रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रण, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, क्या कह रहा है, इट्स नॉट से हाइड्रोजन, ये कह रहा है हाइड्रो ऑक्साइड का सांद्रण। तो OH का जो सांद्रण है, OH का जो सांद्रण है वो कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस के 12 मोल प्रति लीटर। भाई इस बन की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, सर पीएच मान ज्ञात करवाया, क्या करवाया, पीएच मान। चलिए देखिए, तो पीएच अगर मेरे को निकालना है तो फॉर्मूला माइनस के लॉग बेस में 10 H प्लस,
अगर मैं पीएच तो निकाल दूं, लेकिन मेरे को तो H प्लस आयन की सांद्रता ही नहीं दे रखी है, तो मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूंगा? प्रॉब्लम तो है, लेकिन शायद आप भूल रहे हो, अभी मैंने आपको कुछ और भी पढ़ाया है, ध्यान से देखें। H प्लस और OH रेडायन की जो सांद्रता का गुणनफल होता है वो कितना होता है? 10 की पावर -40। मुझे इसका दे रखा है, तो क्या इसका नहीं निकाल सकता? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं, फिर क्या देरी किस बात की। तो जरा इसको साइड में रखो, अभी के लिए भूल जाओ इसको, ठीक है जी। अच्छा, H प्लस और OH रेडायन बराबर कितना होगा? 10 की पावर -40। इतना हो जाएगा। चलिए, ये दिख नहीं रहा, चलिए। तो एच आयन मुझे नहीं पता, मुझे ये तो निकालना पड़ेगा। ओ एच कितना दिया है? ओ एच देखिए 10 की पावर -12 बराबर 10 की पावर -40। कोई दिक्कत? ओ एच का मान रखा, ओ एच का मान, इसको उधर भेजूंगा तो एच प्लस बराबर, ध्यान से देखना, ये गुणा में तो डिवाइड में आएगा, 10 की पावर -14 अपॉन में 10 की पावर -12। ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाती है, ये बात पता होगा। अगर पावर प्लस की तो माइनस की हो जाती है, माइनस की तो प्लस की हो जाती है, ठीक है जी। तो एच प्लस पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -14, और ये कैसे जाएगी? प्लस की, गुणा में 10 की पावर +12। आपको पता है जब बेस समान हो तो घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर, ठीक है जी। ये कितनी आगे? H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पुट कर दो, pH बराबर -के log 10, वैल्यू कितनी है H की? 10 की पावर -2, पावर आगे लाइए, pH बराबर -+2 log बेस में 10, तो pH बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये आ गया आपका pH का मान, है ना जी। ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा अलग है सर, वो बात तो ठीक है, ये बात हमें समझ में आ चुकी है, लेकिन सर अगर ये 1 नंबर में आ गया तो इसको कैसे डील करेंगे? हाँ, उसकी भी टेक्निक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना है? 12 है, 14 में से घटा देना, आंसर वही होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे रखी है, आई रिपीट क्या कह रहा हूँ, OH रेडायन की सांद्रता दे रखी है तो उसको 14 में से घटाना, और H आयन की सांद्रता दे रखी है तो वही आंसर दे देना, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विलेन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ये थोड़ा देखिए, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.01 मोल प्रति लीटर, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट को मैंने चेंज किया, क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट को चेंज किया, कुछ नहीं किया। चले, तो इसमें से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो H प्लस आयन की सांद्रता निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/10 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी। H प्लस आयन की जो सांद्रता ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर। हाँ सर, H आयन की सांद्रता मेरे को मिल गई, तो pH निकालना है। pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के लॉग बेस में 10 H प्लस, सही है जी। चलिए, तो pH बराबर माइनस लॉग H आयन की सांद्रता कितनी है? 10 की पावर -2, तो पावर क्या आएगी? आगे आएगी, तो pH बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2 लॉग बेस में 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो pH बराबर कितना आएगा? 2। ये आ गया आपके pH का मान, डन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये दे रखे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है जी। इनमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक आपको करना है, ठीक है। और देखेंगे जो दूसरे क्वेश्चन का जवाब देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे कि कौन बच्चा था जिसने सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया था। फिलहाल इसको सॉर्ट आउट करने से पहले मैं आपको लॉग की थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूं, ठीक है। देखिए भाई, पहले लॉग के फॉर्मूले पढ़िए, लॉग के सूत्र। लॉग ए गुणा बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी, राइट। अच्छा, इसी प्रकार लॉग ए अपॉन बी है डिवाइड में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? लॉग ए माइनस लॉग बी। इसी प्रकार लॉग ए की पावर एम, ये फॉर्मूला तो अभी डील किया था, पावर को आगे डाल दिए एम लॉग 10 ए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले बेसिकली जो आपको याद रखने लॉग से संबंधित, ठीक है, और भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको कुछ वैल्यू बोलूंगा, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 10, अगर आपसे 1 की वैल्यू पूछी है तो कितनी होती है? 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, जब बेस में कितना होता है? 10 होता है। तो लॉग 1 की वैल्यू 0। आपसे पूछा है लॉग लॉग 2, तो इसकी वैल्यू होती है 0.30। ठीक है, मैं अप्रोक्स में लिखूंगा। लॉग 3 की वैल्यू पूछे है तो 0.47। लॉग 4 की वैल्यू 0.60। ठीक है, तो आपको ज्यादा वैल्यू याद नहीं रखनी, थोड़ी सी याद रखिए जितना मैं बोलूंगा। ठीक है, अगर आपसे लॉग लॉग 5 की वैल्यू पूछा है तो 0.69। लॉग लॉग 6 की वैल्यू पूछा है तो 0.77। ठीक है जी, तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। लॉग 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.30। लॉग 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.47। लॉग 4 की वैल्यू 0.60। लॉग 5 की 0.69। लॉग 6 की 0.77। ठीक है जी। अच्छा, लॉग 7 देखिए, लॉग 7 कितना होता है? लॉग 7 ये होता है 0.84। अगर लॉग 8 पूछा है, लॉग 8 इसका मान होता है 0.90। लॉग 9 पूछा है आपसे, लॉग 9 इसका होता है 0.95। और लॉग 10 की वैल्यू तो आपको अभी अभी हमने यूज किया है। लॉग 10 का मान कितना होता था? 1। ठीक है, अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको ये वैल्यू याद रखिए। ठीक है, ये याद रखो, ये याद रखो, और बस ये याद रखो। ठीक है, अगर इनके अलावा एग्जाम में उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया तो वो डेफिनेटली इन सब की वैल्यू आपको लिख करके देगा। लिख करके देगा, डोंट वेरी, लिख करके देगा, एग्जामिनर लिख करके देगा। याद रख सकते हो तो रख लीजिए। ठीक है, चलो भाई, अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ध्यान देंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आता है H प्लस आयन की सांद्रता। H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻13 मोल प्रति लीटर। सही है, हमें निकालना है जी पीएच मान। तो पीएच वाला फॉर्मूला क्या है सर? पीएच वाला फॉर्मूला होगा माइनस लॉग H प्लस। सही बात। चलिए, तो पीएच बराबर माइनस के लॉग लॉग की H की वैल्यू कितनी है सर? ये रही 2 इंटू 10⁻⁻13। बेस में या 10 होगा। सही है जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या क्या ये दो चीजें गुणा में नहीं दिख रही हैं? इसकी तरीके से देखो, ए गुणा बी, तो उनको हम तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए तोड़ के लिखते हैं। तो पीएच बराबर कितना आया? पीएच बराबर माइनस लॉग लॉग बेस में 10 2। देखिए ध्यान से, इसको मैं तोड़ के रख रहा हूं, देखिए। तो 2 और प्लस में लॉग लॉग बेस में 10 और 10⁻⁻13। सही बात। अच्छा, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 बेस में 2 प्लस, सॉरी बेस में 10, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा लॉग 10⁻⁻13। ठीक है जी। पीएच बराबर माइनस, अच्छा मुझे बताओ लॉग 2 की वैल्यू कितनी है? अभी अभी याद कराइए, 0.30। कितना? 0.3 कहां है सर? देखिए 0.30 कितना हो जाएगा? 0.30। सही है जी। अच्छा, ये पावर आई तो माइनस माइनस प्लस 13 लॉग लॉग 10 सही है जी। तो पीएच बराबर माइनस 0.30 प्लस इसका मान 13 प्लस में 1 गुणा में 1, सॉरी। तो पीएच बराबर आपका 13 माइनस के 0.30। ठीक है, तो पीएच निकालूंगा तो कितना आया? 12.70। ये आ जाएगा आपका पीएच का मान। ठीक है जी, विलेन का पीएच मान कितना हो जाएगा? पीएच बराबर 12.70। ठीक है, तो ये विलेन कैसा आपका? विलेन आपका क्षारीय है। विलेन कैसा आपका? क्षारीय। है ना जी। चलिए, और कुछ पूछा क्वेश्चन में? ये वाला क्वेश्चन आप लोग जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंस करूंगा। कौन ऐसा बच्चा था जो हमारे लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनता है, समझता है और नोट डाउन भी करता है, वही कर पाएगा इसको। देखते हैं कौन था। ठीक है, चलिए, यहां तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वैल्यू और लिखाता हूं। ये तो आपको पीएस से संबंधित कुछ चीजें थी, क्वेश्चन थे जो आपको करा दिए मैंने। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपको मैंने समझा दिया। जल का आयनिक गुणनफल 25 डिग्री सेल्सियस 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है, राइट। चलिए, अच्छा, देखिए कुछ पीएच मान जो आपको याद रखने हैं, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कुछ पीएच वैल्यू है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी।
बस आप 1 मिनट दीजिए। चलिए भाई, पीएच मान, पीएच मान जो आपको याद रखने हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो कुछ और होता है, और खाना खाने के बाद कुछ और होता है। ठीक है, देखिए समझिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले, पहले खाना खाने से पहले लार का पीएच मान, लार का लार का पीएच मान, जो हमारे मुंह में जो लार होती है उस लार का जो पीएच मान होता है खाना खाने से पहले, वो कितना होता है? 6.8 से लेकर के 7.4 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको बता दूं, हमारे शरीर का भी एक पीएच मान है। अगर उस रेंज के में ही रहा तो हम ठीक रहेंगे, अगर वो रेंज चेंज हुई तो हम बीमार होंगे। ठीक है, देखिए, खाना खाने से पहले लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 से लेकर के 7.4 के आसपास रहता है। ठीक है, अच्छा, जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, खाने के बाद, खाना खाने के बाद लार का पीएच मान, लार का पीएच मान, पीएच मान ये होता है 5.8 से लेकर के 6.3 के अप्रोक्स। ठीक है, कहां तक होता है? 5.8 से लेकर 3.6 तक, वो 6.3 तक देखता है। ठीक है, अच्छा आगे समझिए। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, पीएच मान जो आपका खून होता है उसका पीएच मान अप्रोक्स अप्रोक्स 7.4 होता है, अप्रोक्स लगभग में। ठीक है, मूत्र का, ठीक है, यूरिन जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, पीएच मान, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा जी? आप इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं। ठीक है, ये भी 7.4 के अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स। ठीक है, अच्छा, आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान, पीएच मान आपका आंसू भी कितना होता है? 7.4 के अप्रोक्स ही होता है, 7.4 के अप्रोक्स में। ठीक है जी, अच्छा, तो खाना खाने से पहले लार का पीएच मान 6.4 से 6.8 से 7.4, खाना खाने के बाद 5.8 से 6.3। अच्छा, रक्त और टॉयलेट और आपका जो आंसू है उसका पीएच मान लगभग लगभग 7.4 के आसपास रहता है। ठीक है, अच्छा, पेट का, पेट में एक मौजूद अम्ल है। ठीक है, पेट के अंदर जो मौजूद अम्ल है, ठीक है, उसका पीएच मान क्या होता है? पेट, अमाशय में, अमाशय में मौजूद, मौजूद HCl का पीएच मान, पीएच मान। ठीक है, हमारे पेट में जो HCl है, जो हमारे पेट में जो अम्ल है उसका जो पीएच मान होता है, जो हमारे अमाशय में जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2। ठीक है जी, कितना होता है? 1.2 होता है। ठीक है जी, आपसे पूछा है नींबू का कितना होता है? नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, पीएच मान, नींबू का पीएच मान लगभग लगभग 2.2 होता है। ठीक है, टूथपेस्ट का, टूथ टूथपेस्ट का, पेस्ट का पीएच मान, पीएच मान 9 से 10 कितना होता है? 9 से 10। ठीक है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? 9 से 10। ठीक है जी, एक और समझिए जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH। इसको क्या नाम से जानते हैं? मिल्क, मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका जो पीएच मान होता है लगभग लगभग 10 होता है। ठीक है जी, कितना होता है पीएच मान? लगभग लगभग 10 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ पीएच मान है जो मैंने आपके सामने रखे हैं और आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ऐसा क्या हुआ? देखिए भाई, आपको जानकर के हैरानी होगी कि आपका जो टूथपेस्ट होता है ना, उसका काम दांतों का सफाई करना नहीं, कुछ और होता है एक्चुअल में तो। ठीक है, सफाई के साथ में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मैं आपको बताता हूं आज। देखिए, अच्छा, दांत अच्छे से बन जाएगा नहीं? कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप अंदर से देखोगे दांत को, तो इस तरीके से रूट्स होती है उसके अंदर, अंदर साइड में। ठीक है, और ऊपर क्या दिखता है आपको? दांत दिखता है। ठीक है, ये अंदर का हिस्सा है, अंदर, और ये बाहर से जो आपको दिख रहा है। ठीक है, जब आप खाना खाते हो
ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो उस समय हमारे सॉरी खाना खाने से पहले हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है 6.8 से 7.4, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, खाना खाने के बाद मुंह में क्या होता है कि जब हमने खाना खाया तो वो खाना क्या होता है दांतों के ऊपर हल्का हल्का चिपक जाता है, मसूड़ों के बीच में फंस जाता है। ये जहां पर कैविटी होती है दांतों के बीच में, सर कैविटी में दांतों के बीच में गैप होता है, हल्का सा भी गैप होगा, ठीक है, तो वहां पे खाना क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फूड क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मान लीजिए दांतों से ये फूड क्या हो गया, यहाँ चिपक गया, यहाँ पर फूड क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया, फूड चिपक गया, सर ठीक है। अच्छा, हमारे मुंह में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये बैक्टीरिया इस फूड को खाएंगे, इस फूड को क्या करेंगे, खाएंगे। भाई ये बैक्टीरिया बुरे नहीं है, इनका काम ही है भाई साहब, आप इस प्रकृति के अंदर, इस धरती के ऊपर कोई भी चीज बेकार पड़ी है तो उसको नष्ट करने का काम छोटे छोटे बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड बचा हुआ है इसको इसको क्या करेंगे, बड़ा फूड सड़ने लगे, खराब होने लगे, तो इसको क्या करेंगे, निम्नीकरण कर देंगे, इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। और जब इसका निम्नीकरण होगा किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, तो ये किस में बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। क्या बनेगा, एसिड। तो इन बैक्टीरिया ने, इन छोटे छोटे बैक्टीरिया ने क्या बना लिया, एसिड बना लिया। जैसे ही एसिड बनेगा, क्या बनेगा, जैसे एसिड, तो मुझे बताओ एसिड बना तो मुंह का पीएच मान घटेगा, तो पीएच मान क्या हो गया, खाना खाने के बाद घट गया, 5.8 से 6.3 हो गया। अच्छा सर, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे समझिए। अगर यहां पर एसिड बना है तो आपको बता दूं, हमारे दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है, सबसे कठोर भाग, वो इनेमल होता है, और वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। जो ये ऊपरी भाग होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट चमकता है, ठीक है, ये जो चमकता है इसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं जी, इनेमल। बायोलॉजी में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। इनेमल, इनेमल। और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट का, फॉस्फेट इसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, जैसे ही यहाँ पर एसिड बना तो ये एसिड क्या करता है, इस इनेमल को खराब करने लग जाता है, संचरित करने लगता है, ठीक है। जब ये क्या होगा, ये इनेमल धीरे धीरे क्या होगी, संचरित हो जाएगी, तो सबसे कठोरतम लेयर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और धीरे धीरे दांत के अंदर क्या चलने लगती है, कैविटी होने लगती है, और दांत क्या होता है हमारा, सड़ने लगता है। तो ये एक्चुअली में ये सारा फिनोमेना हो क्यों रहा है, बात को समझिए। ये सारा का सारा फिनोमेना हो रहा है कि सर ये जो एसिड बना है इसके बनने के कारण। हाँ सर, ये बात तो है। अगर ये एसिड ना बने, ये एसिड को कंट्रोल कर लिया जाए, अगर ये जो एसिड बना है इस एसिड को कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारे इनेमल का क्षरण नहीं होगा, अतः इनेमल खराब नहीं होगा, और इनेमल खराब नहीं होगा तो दांत में कैविटी नहीं होगी। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। तो इस एसिड को खत्म करने के लिए क्या हम बेस का यूज कर सकते हैं, अतः क्षार का। आप लोगों ने पढ़ा तो दार्शनिकरण अभिक्रिया, हाँ सर पढ़ा था। तो अगर हम कोई क्षार यूज करें, क्या करें, क्षार, तो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या करेंगे, एक दूसरे प्रवाह को नष्ट कर देंगे। अच्छा, आप देखिए जरा, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना है, 9 से 10, तो ये क्या है, क्षार है, ठीक है। तो आपको जो टूथपेस्ट आप करते हो वो केवल उसका एक काम है कि आपके मुंह के अंदर जो एसिड बना है, एक्स्ट्रा जो एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करने का, ठीक है। मेन फंक्शन तो टूथपेस्ट का ही है, ठीक है, बाकी सफाई तो ब्रश ही करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका टूथपेस्ट होता है उसकी सफाई प्रक्रिया नहीं होती है, मेन प्रक्रिया हो गया मुंह के पीएच को बैलेंस करना। ऐसे टूथपेस्ट सफाई का काम नहीं करता है, मुख्य काम क्या होता है, आपके मुंह के पीएच स्केल के मान को, पीएच को संतुलित रखना, ठीक है। सफाई का काम तो ब्रश कर देता है, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है जी। चलिए अब जरा हम देखते हैं धीरे धीरे, यहां तक तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का हमें कहां कहां रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह पे जहां पर हमें पीएच को देखने को मिलेगा। तो पहला तो आप यहां देख ही रहे हो, ठीक है, चलो भाई देखो समझो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में, जीवन में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है जी। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहां कहां पर होता है। देखिए भाई, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, ये क्या बना है, ये हमारा अमास है, ठीक है जी। ये क्या हमारा अमास है, ठीक है, जिसको पेट भी बोलते हैं आप लोग, अमास है, अमास है, ठीक है। स्टोमक, स्टोमक, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को पता है जैसे हम खाना खाते हैं, यहां से खाना खाते हैं, वो सारा का सारा खाना अभी कुछ समय के लिए यहाँ स्टोर होता है, इसमें जाकर के खाना इकट्ठा होता रहता है, ठीक है।
सारा का सारा खाना कहाँ पहुंचता है, यही पहुंचता है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो पेट होता है वो HCl निकालता है। क्या निकालता है, HCl। कौन सा एसिड निकालता है, HCl, इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमारे अमाशय में क्या होता है, हमारे अमाशय में पाचक रस के रूप में, हमारे हमारे अमाशय में, अमाशय में पाचक रस के रूप में, पाचक रस के रूप में HCl होता है, HCl होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है। ठीक है, हमारा अमाशय होता है उसमें क्या होता है, एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम क्या है, HCl, और इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 के आसपास होता है। ठीक है जी। अब समझिए, अगर ये जो HCl है, अगर ये HCl ज्यादा मात्रा में बनने लग जाए, इसका मन करा कि भाई साहब मैं तो निकलूंगा, ये क्या मान रहा है आपकी। ठीक है, जब आप शादी ब्याह में जाकर के कचर पचर खा लेते हो ना, खाए जा रहे हो, तो भाई साहब ये कहां शांति से बैठेगा, ये भी तो कहेगा जब तुमने ज्यादा खाना खाया तो मैं ज्यादा निकालूंगा HCl। तो जब HCl ज्यादा निकलता है, यहाँ से HCl निकले जा रहा है, तो एक चीज बताओ, इसके अंदर HCl बहुत ज्यादा हो गया, अम्ल ज्यादा हो गया। अगर अम्ल ज्यादा हो गया तो बताओ खट्टी खट्टी टक्कर आएगी। जब अम्ल ज्यादा हो गया तो ये अम्ल ऊपर की ओर उबाल मारेगा, नहीं ऊपर की ओर क्या मारेगा, उबाल मारेगा, यानी ऊपर की ओर उठने लगेगा। ठीक है भाई, पेट फुल्ली भर गया, पेट भर चुका है अम्ल से, भोजन से, तो भैया कहां जाएगा, तो अम्ल ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा। तो आपको क्या लगेगा, इस वाले हिस्से में, ये जो हिस्सा देख रहे हो, इस वाले हिस्से में आपको जलन महसूस होने लगी, दर्द होने लगेगा, एसिडिटी होगी, जिसको आप अम्लता बोलते हैं। डॉक्टर बोलता है एसिडिटी हो गई है, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, अम्ल बन गया। अच्छा सर, अम्ल तो बन गया, ठीक है। अब अम्ल बन गया तो भैया इसको कंट्रोल कैसे किया है, ये तो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जब अम्ल ज्यादा बनता है, ठीक है, ज्यादा अम्ल बनने की स्थिति, ठीक है, क्या हो जाएगा, अम्ल ज्यादा बन जाएगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं अपच। अपच की स्थिति में, अपच की स्थिति में सर, अपच मतलब, अरे बेटा भोजन नहीं पच रहा है, तो अम्ल ज्यादा आएगा। ठीक है, अपच की स्थिति में, HCl अधिक मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा मात्रा में बनता है, जो जो अमाशय में जलन का कारण बनता है, जो अमाशय में जलन का कारण बनता है। सर ये बात तो समझ में आ गई हमें कि सर अगर हमने ज्यादा खाया, मतलब ज्यादा एसिड बना, तो क्या होगा, हमें जलन होगी। तो सर इसको कंट्रोल कैसे करें, आप मुझे बताइए, बना क्या है यहाँ पर, सर अम्ल बना है। कुछ ऐसा दे दो कि इसमें क्षार आ जाए, बताओ, अम्ल की क्रिया को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। तो कैसे होगा सर, कोई ऐसा क्षार लीजिए, जो अम्ल को क्या कर दे, उदासीन कर दे। तो इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए निवारण के लिए इसके निवारण के लिए दुर्बल क्षार जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रयोग एंटा एसिड एंटा एसिड के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, एंटा एसिड, यानी एसिड के विपरीत कार्य करने वाली जो मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं एंटा एसिड मेडिसिन। ठीक है, तो एंटा एसिड की तरह किसको प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका नाम याद रखेंगे बेटा, भूल मत जाना, बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। मिल्क मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच मान कितना होता है, पीएच मान लगभग 9 से 10। ठीक है, 9 से 10, एक मिनट, पीएच मान 10, ये कितना होता है, पीएच मान इसका 10 होता है। ठीक है, और इसको किसके रूप में यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है एंटा एसिड के रूप में। ठीक है जी, चलिए, एक तो ये उदाहरण हो गया, और देखिए और समझो, और उदाहरण समझिए, दंत क्षरण। अभी ये बात तो आपको समझाई थी, ठीक है, क्या समझाया था, दंत क्षरण। तो इसको लिखेंगे भी भाई साहब प्रॉपर तरीके से, आपसे पूछ लिया है कि दंत क्षरण पे के ऊपर बताइए। ठीक है, तो दंत क्षरण में क्या लिखोगे, देखिए जो जो बात बताई वही लिखोगे। हमारे हमारे दांत का सबसे कठोरतम भाग, सबसे
कठोरतम भाग, कठोरतम भाग कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है। जो दांत के सबसे भारी परत है, जो दांत की दांत की सबसे बाहरी परत है, इसे इनेमल भी कहते हैं, इनेमल भी कहते हैं, इसे इनेमल भी कहते हैं। ठीक है। जब जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं करते हैं तो भोजन के कुछ कण, भोजन के कुछ कण दांत व दांतों के गैपों के बीच, दांतों के गैप गैप के बीच बीच फंस जाते हैं, फंस जाता है जाता है जो बैक्टीरिया द्वारा बैक्टीरिया द्वारा निम्नीकरण कर दिया जाता है, निम्नीकरण करके अम्ल में अम्ल में बदल जाता है, बदल जाता है, जो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल में बदल जाता है। यह अम्ल अम्ल इनेमल से क्रिया कर उसे संचरित करता है, खराब करता है, मतलब संचरित करता है। इसी कारण दंत क्षरण की क्रिया प्रारंभ प्रारंभ हो जाती है, हो जाती है। इसे रोकने के लिए एक अच्छे क्षार वाले टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे जिससे मुंह का पीएच संतुलन में रहे और दंत क्षरण की क्रिया ना हो पाए, ना हो पाए। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपके दंत क्षरण में जो मैंने अभी आपको समझाया था कि दंत क्षरण होता कैसे है। ठीक है जी। अच्छा, एक प्लांट के बारे में और बताता हूं आपको। ठीक है, एक प्लांट के बारे में और जानिए। नाम है प्लांट का, बिच्छू बूटी के नाम से जानते हैं उस प्लांट को। ठीक है, बिच्छू बूटी या नेटल के नाम से। ठीक है, एक प्लांट है बिच्छू बूटी नामक, बिच्छू बूटी नामक पौधे की पत्तियों पर, पत्तियों पर बाल जैसे छोटे छोटे कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। ठीक है, एक पौधा है जिस पौधे का नाम है बिच्छू बूटी। ठीक है, इसके पत्तियों पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे कांटे होते हैं, और इन कांटों के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, हाँ कांटे होते हैं। जैसे ही कोई इन्हें छूता होता है तो यह उसके शरीर में शरीर में मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, मेथेनोइक अम्ल अम्ल छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे जंगल वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कांटे होते हैं, अगर हम उसके संपर्क में आ गए तो वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, इंजेक्ट हो जाएंगे, और कौन सा अम्ल छोड़ेंगे, मेथेनोइक अम्ल छोड़ेंगे। ठीक है, पौधे का नाम क्या है, बिच्छू बूटी। इसी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, नेटल नेटल नाम से। ठीक है, अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, प्रकृति ने हर एक चीज को संतुलित किया हुआ है पहले से। जहां पर इस प्लांट को दिया है वहीं पर इसका इलाज भी दिया है। हाँ देखिए, ठीक है, इसी के पास
एक इसका इलाज, किसी के पास एक अन्य पौधा होता है, होता है, जिसे डॉट डॉट प्लांट कहते हैं, कहते हैं। इसकी पत्तियां रगड़ कर लगाने, इसकी पत्तियां रगड़ कर कांटे वाले हिस्से पर, जहां पर आपको लगा है, ठीक है, कांटे चुभे स्थान पर लगाने से आराम मिलता है, आराम मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है जी। क्या करोगे, इसके इसी के पास एक अन्य पौधा होता है जिसे डॉट प्लांट कहते हैं। इसकी पत्तियां रगड़कर कांटे, जहां पर कांटा चुभा है, चुभे हुए स्थान पर लगाने से क्या होगा, आराम मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो अगला टॉपिक। टॉपिक क्या है, अम्ल वर्षा। आप लोगों ने सुना होगा अम्ल वर्षा, नहीं सुना तो जानिए। कभी कभी क्या होता है कि बरसात के रूप में तेजाब गिरना स्टार्ट हो जाता है पानी में। अम्ल वर्षा जो हमारी स्किन को क्या कर देता है, खराब कर देता है, त्वचा को खराब करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब ये जो होती है अम्ल वर्षा, वो कैसे होती है, जिसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं। इसको तो बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं अपन। ठीक है, देखिए। चलो भाई, हेडिंग लगाइए, अम्ल अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, कम हो जाता है, हो जाता है, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अतः बरसात के रूप में अम्ल गिरना प्रारंभ हो जाता है। अब ये अम्ल वर्षा हो कैसे रही है, इस चीज को समझिए। ठीक है, कारण मैं बताता हूं अम्ल वर्षा का। ठीक है, SO2 गैस है आपकी, SO3 गैस है, ठीक है जी, NO2 गैस है। इन गैसों के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। अब क्यों होती है समझिए, देखिए भाई साहब, ये गैसें क्या होती है, वायुमंडल में विचरण करते हैं, घूमती रहती हैं। जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, कारों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जो आपकी मोटर बाइक्स हैं उनसे धुआं निकलता है, ये पॉल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा धुआं कहा जाता है, सारा का सारा स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, वातावरण में। अब वातावरण में जब जल की वाष्प उड़ उड़ के जाती है, ठीक है, समझना। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी और इसका ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। यहाँ पर क्या है, जल वाष्प होंगी, ठीक है, जल के छोटे छोटे अणु होंगे, जल की वाष्प के छोटे छोटे अणु होंगे, ठीक है। और यहीं से कौन कौन सी गैस गई है, SO2 गई, SO3 गई, NO2 गई। ये सारी गैसें ऊपर जाती है वातावरण में, तो क्या करती है, वाटर के साथ में H2O, वाटर के साथ में किसने रिएक्शन किया, SO2 ने। इसने रिएक्शन करके क्या बनाया, H2SO3, ठीक है। तो ये क्या है, एक अम्ल है, और इस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, अब ये अम्ल हवा में तो रहेगा नहीं, पानी के साथ जमीन पर आकर के गिरेगा, जो किसका नाम देगा, अम्ल वर्षा का। अच्छा सर, SO2 ही करती है, और कहीं देखो H2O प्लस में SO3, ये रिएक्शन कर लेती है, तो ये बना लेती है H2SO4, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। देखना कौन कौन से अम्ल आ रहे हैं आपके, ठीक है, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार देखो NO2, ठीक है, किससे रिएक्शन करेगी, वाटर से करेगी। NO2 आपकी रिएक्शन कर लेगी, किससे कर लेगी, वाटर से रिएक्शन कर लेगी, और ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ये बनाएगी HNO3 और HNO2, ठीक है। तो मुझे बताओ ये दोनों क्या है, अम्ल है, ये दोनों क्या है, अम्ल है। आपको बता दूं ये वाला जो है ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, ये क्या है, अस्थायी, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी। पेपर में आपको ये रिएक्शन नहीं पूछेंगे, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वापस से क्या करता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, वापस से HNO3 बना लेता है। तो अब मुझे बताओ कि वातावरण के अंदर इतने सारे अम्ल बने, किन किन गैसों के कारण, SO2, SO3, NO2 के कारण। तो ये सारा का सारा अम्ल ऊपर बना, अब ये कहाँ आएगा, धरती के ऊपर आएगा, पानी के साथ में मिल के आएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने डायग्राम में आपको समझा रखी है, देखिए जरा ध्यान से।
यहाँ पर आप कुछ चिमनियों को देख पा रहे होंगे, ठीक है, कुछ कार्स हैं, यातायात भी दिखाएं, पॉल्यूशन निकलते हुए। इस पॉल्यूशन में जो स्मोक आपको दिख रहा है, इस स्मोक में कौन कौन सी गैसें आपको देखने को मिलेंगी? SO2 मिलेगी, SO3 मिलेगी, ठीक है, NO2 गैस मिलेगी। हालांकि और भी गैसेस होंगे, ठीक है, CO2 भी होगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन हम काम की देखते हैं जिससे ये सारी रिएक्शन है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर क्या है, इस वाली जगह पर वाटर के ड्रॉपलेट है। ये क्या है? वाटर के ड्रॉपलेट है, छोटे 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 छोटे, जिसे जल वाष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल वाष्प। अब जब ये सारी गैस है, मान लो ये वाली गैस SO3 इसके पास से होकर के गुजरी, SO3 इसके पास से, तो ये कौन सी रिएक्शन थी? SO3, और यहाँ पे आपको क्या दिखा? जल वाष्प मिला। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लिया? H2SO4 बना लिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर पानी है, ठीक है, तो ये पानी के साथ में मिल जाएगी। अब जब पानी में अम्ल मिल गया और वो धरती पर आएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा। जो अम्ल वर्षा जब धरती पर गिरेगा तो हमारी त्वचा को क्या करेगा? संचरित करेगा, खराब करेगा, ठीक है जी। अच्छा, वायु में मौजूद जल वाष्प, ठीक है, के साथ SO2 व NO2 गैसों की अभिक्रिया होती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये आगे बढ़ गए। अब इसमें क्या है? अम्ल भी है, तो ये अब क्या होगा? धरती पर गिरेगा। ये अम्ल बादलों में घुलकर वर्षा, हिम, ओले या कोहरे के रूप में धरती पर गिरते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये धरती पर गिरेंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या कोई एनिमल होगा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या कोई कैल्शियम की बनी हुई चीज होगी, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ठीक है। अम्ल वर्षा से पौधे, जानवर, मिट्टी, जल स्रोत और इमारतों को नुकसान होता है, फसलें नष्ट होती है, पानी प्रदूषित होता है और इमारतें, स्मारक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर अम्ल वर्षा हुई तो एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी? भूमि में ज्यादा हो जाएगी, तो वो जो भूमि है वो कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, तो फसल उगाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं अम्ल वर्षा आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक बात और बता देता हूं, इसी कारण आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आप लोगों से मना करते हैं कि आपको पहली बारिश में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। सर, पहली में क्यों नहीं नहाना चाहिए, दूसरी में क्यों नहा ले? देखिए भाई साहब, ये क्या है? वायुमंडल में धूल, धुएं के कण मौजूद हैं, SO2, SO3 और NO2 की गैसेस मौजूद हैं। जब पहली वर्षा होगी तो पहली वर्षा के साथ में ये सारी गैसें जमीन पर आ जाएंगी, तो वातावरण क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जब वातावरण साफ रहेगा तो जो दूसरी बारिश होगी, अगर आप उसमें नहाओगे तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं अब आपको जो अम्ल वर्षा है वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हुई, और पीएच स्केल के इस लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत आनंदपूर्ण तरीके से समझा होगा। तो चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।